नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल पाटीदार, ट्रेनिंग ऑफिसर कोपा। जैसा कि जो मैंने पहला वीडियो बनाया था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस का, उसमें स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर थे, इंग्लिश लिटरेसी, आईटी लिटरेसी, कम्युनिकेशन स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, इसके जो मैंने क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए थे और आशा करता हूँ कि आप सबने उसे पढ़ लिए होंगे। और कल या परसों के समथिंग आपके एडमिट कार्ड्स भी आ जाएंगे, क्योंकि जो सीनियर बच्चे हैं उनको प्रमोट कर दिया है डीजीटी ने, यानी कि बिना एग्ज़ाम के उन्हें पास कर दिया है। लेकिन जो फर्स्ट ईयर के जितने भी बच्चे हैं उनका पेपर होगा। तो अगर आपने जो पहला वीडियो नहीं देखा है, जिसमें अगर 4 चैप्टर्स के जो क्वेश्चन है, तो आप पहले उसे पढ़ लीजिएगा। आज हम जो बाकी के जो 4 चैप्टर थे, जो कि प्रोडक्टिविटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी यानी पेशागत सुरक्षा, लेबर वेलफेयर यानी श्रम कल्याण और क्वालिटी टूल्स गुणवत्ता उपकरण, इनके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इनके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं और ना ही इनकी कोई वाइड क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि हर साल जो एग्ज़ाम में पिछले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं में से ये क्वेश्चन वापस आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इनके जो कॉमनली होते हैं, जो प्रोडक्टिविटी है उसके 3 प्रश्न, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के 3 प्रश्न, लेबर वेलफेयर के 5 प्रश्न और क्वालिटी टूल्स के 3 प्रश्न, ऐसे करके इसमें भी कुछ 14 से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो बाकी के जो 15 क्वेश्चन है आपको ऊपर के 4 टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। अब क्वेश्चन देखते हैं, इनके काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्पादकता में बढ़ोतरी से फायदा होगा, यानी कि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे किसको फायदा होगा। तो कर्मचारियों को, केवल कर्मचारी एवं उद्योग को, राष्ट्र, कर्मचारी एवं उद्योग को। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सीधी बात है। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हमारे राष्ट्र को, यानी कि देश को, जो वर्कर काम, कर्मचारी काम करेंगे उन्हें भी, और जो इंडस्ट्रीज रहेगी, उद्योग रहेगा, उसे भी फायदा होगा। इसका ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीडीपी से तात्पर्य। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि जीडीपी से क्या तात्पर्य है। तो इस पहला जो ऑप्शन है ग्रॉस डोमेस्टिक पर्सन, सेकेंड ऑप्शन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, थर्ड है जर्मनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन, फोर्थ है ग्रॉस डोमेन प्रोडक्ट। अब इसको याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जीडीपी का मतलब होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फलन जीडीपी, ये जो इक्वेशन है, फंक्शन है, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स में एन एक्स क्या है। तो एन एक्स को बोला जाता है एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, यानी कि आपने जो एक्सपोर्ट किया, जो सामान बेचा है और जो खरीदा है, उसका जो अंतर होता है वो एन एक्स कहलाता है। तो इसे याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एटीएम का फुल फॉर्म। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसे याद रखना है आपको। ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी इसका अर्थ पहले हुआ करता था, लेकिन अब चेंज हो गया है, अब इसे ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं। पहले इसका ऑटोमेटेड था, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आप गूगल भी करेंगे तो आपको ऑटोमेटेड टेलर मशीन दिखाएगा, बट डीजीटी के सिलेबस के हिसाब से अब ये ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एटीएम के संचालन के लिए आवश्यक है। तो एटीएम के संचालन के लिए क्या आवश्यक होता है। एटीएम में आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं रहती है, ना ही बैंक अकाउंट नंबर डालने की, नहीं आधार नंबर की। उसमें ज़रूरत होती है पिन की, तो इसका आंसर आएगा पिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केवाईसी से अभिप्राय। केवाईसी का, आप जैसे बैंक में आप अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें आपको केवाईसी करवानी पड़ती है। तो आप केवाईसी का मतलब आपको पता होना चाहिए। उसका मतलब होता है नो योर कस्टमर, यानी कि आपके कस्टमर के बारे में जानकारी, या फिर उसे क्या आइडेंटिटी है, क्या उसके आधार कार्ड में क्या लिखा हुआ है, उसके बारे में जानना। तो आपको याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है केवाईसी। तो अगला क्वेश्चन है, इंश्योरेंस के संबंध में जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तब बीमा कंपनी की जो ग्राहक के समस्त जोखिम का वहन करती है क्या कहलाती है। यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इंश्योरेंस के संबंध में, तब बीमा कंपनी जो कि ग्राहक का क्या करती है, जो कि मतलब जो भी रिस्क रहते हैं, जो भी कुछ एक्सीडेंट होता है तो जो पैसा भरती है, उसे क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर आएगा इंश्योरर, यानी कि जो इंश्योरेंस करता है। तो इसका आंसर आएगा आपका बी, इंश्योरर, यानी कि इंश्योरेंस करने वाला या फिर बीमा करने वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक सूक्ष्म उद्योग उत्थापित करने के लिए प्रथम चरण अर्थात व्यापार के क्षेत्र का निर्धारण करने के पश्चात दूसरा चरण निम्न में से कौन सा होगा। तो जो सेकंड जो होता है, सबसे पहले आपको ये चयन करना पड़ता है उद्योग स्थापित करते टाइम कि आपको सबसे पहले क्या प्रोडक्शन करना है, किस आइटम को आपको बनाना है। उसके बाद फिर विश्लेषण किया जाता है कि क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेस रहेगी, यानी कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या क्या अच्छे पॉइंट्स रहेंगे और क्या क्या उसमें दिक्कतें आएगी, उसके बारे में। और जो थर्ड जो स्टेप होता है वो है मार्केटिंग करना, कि जब आपका प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसकी मार्केटिंग आप कैसे करेंगे।
तो जो सेकंड चरण रहेगा वो है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का विश्लेषण, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्वरोजगार के निम्न में से क्या एक फायदा नहीं है। तो स्वरोजगार में यह जो स्वरोजगार होता है उसमें एक चीज़ की रिस्क रहती है कि इसमें इनकम की कोई गारंटी नहीं होती है। आप जितने अच्छे से व्यापार करेंगे, रोजगार करेंगे, उतना आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक इसका फ़ायदा नहीं है। ये आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी शॉप किस तरह की है उस पर डिपेंड करता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो है आय की कोई गारंटी नहीं होती। उसके बाद अगला क्वेश्चन है छोटे पैमाने के उद्योग से संबंधित है। जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं उनमें बड़ी पूंजी या फिर बड़ा टर्नओवर की जरूरत नहीं रहती है। वो एक कम पूंजी की लागत यानी कि कम पैसों में ही वो चालू हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका कम पूंजी लागत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बड़े पैमानों के उद्योग से क्या संबंधित नहीं है। बड़े पैमाने में सीधी बात है आपको ज़्यादा संपत्ति लगेगी, लार्ज असेट यानी कि संपत्ति ज़्यादा लगेगी, उसमें लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि बड़ी पूंजी यानी ज़्यादा पैसों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। लेकिन बड़े पैमाने के लिए आपको बड़ी जगह भी चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो है छोटा ऑपरेशन एरिया, यानी कि आपको कम एरियाज में काम नहीं बनेगा। बड़े उद्योग स्टार्ट करने के लिए आपको ज़्यादा एरिया चाहिए होगा, इसलिए इसका आंसर आएगा छोटा ऑपरेशन एरिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म कैपिटल को क्या कहा जाता है। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है उसे फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, यानी कि जो फिक्स रहती है, यानी कि जैसे कि आप बैंक में एफडी खुलवाते हैं, जो फिक्स डिपॉजिट होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, यानी कि लंबे समय के लिए रहता है, इसलिए इसे फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। कॉर्पस कैपिटल किसे कहते हैं? कॉर्पस फंड, जो कि आपने जो कुछ लोन लिया है और आप उसका उधार चुका नहीं पाए और आपकी जो ज़मीन गिरवी है या जो भी आप मॉर्गेज रखते हैं, गिरवी रखते हैं, उसे कॉर्पस फंड कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा फिक्स्ड कैपिटल, इसे याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एमएसएमई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। इसका जो है एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? तो एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। इंटरप्राइज मतलब आपकी संस्था। तो अच्छा क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। और ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें याद भी रखिएगा। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पहुंच जाए। इसके जस्ट बाद हम जो वीडियो बनाऊंगा मैं, वो इससे भी इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा, जिसके बारे में ये बताया जाएगा कि आपको ITI कोपा के बाद क्या करना है। कि आप कोपा करने के बाद आप अप्रेंटिसशिप, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, साइबर कैफ़े, यानी कि आप किस किस चीज़ में आप करियर बना सकते हैं। अप्रेंटिसशिप क्या होती है, नीम प्रोजेक्ट क्या होता है, प्राइवेट जॉब कौन सी कर सकते हैं, कौन कौन सी उच्च शिक्षा कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके पास ये न्यूज़ आती रहे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आप सभी के पास वो अवेलेबल हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक उद्योग जो किसी उत्पाद के उत्पादन या निर्माण का कार्य कहता है उसे क्या कहते हैं? तो जो भी कंपनी उत्पाद बनाती है उसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो उस उद्योग को क्या कहा जाता है? मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, जो कि एक उत्पाद का निर्माण करती है। जो माइक्रो एंटरप्राइज होते हैं ये उत्पाद का निर्माण नहीं करते हैं, ये जो रॉ मटेरियल होता है उसी में ये थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आगे बेचते हैं। और सर्विस एंटरप्राइज मतलब कि जो सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि बैंकिंग किसी चीज़ को बनाता नहीं है, वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये किस में आते हैं? सर्विस एंटरप्राइज में। तो आपका जो आंसर आएगा वो है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। अच्छा क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जनवरी 2011 के आधार पर माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज की निवेश सीमा, यानी कि अगर आपने एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज ओपन किया है तो उसकी निवेश सीमा कितनी है, कितना आप उसमें निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो आप इसमें जो है 25 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है। अगर माइक्रो की बजाय अगर कोई बड़ा रहेगा तो आप उसमें आपको 20 करोड़ या 5 करोड़ या 10 करोड़, यानी कि जितना बड़ा आपका उद्योग रहेगा, जितना बड़ा आपका एंटरप्राइज रहेगा, उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट की लिमिट मिलती है। तो माइक्रो के लिए आएगा 25 लाख। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जनवरी 2011 के आधार पर स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जब आप कोई छोटा मोटा धंधा या फिर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो लिमिट कितनी होती है, कितना पैसा आपको खर्च करना है उसमें, तो आएगा इसमें 25 लाख से 5 करोड़, जो कि 25 लाख से 50 लाख के बीच में हो जाता है और इसमें करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो इसे याद रखना है आपको, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है किसी निर्माण उद्योग की स्थिति का निर्धारण होता है,
यानी कि किसी जो मैन्युफैक्चरिंग उद्योग होता है उसकी स्थिति कैसे पता चलती है, तो उसकी स्थिति पता चलती है कि प्लांट उसका कितना बड़ा है, उसमें मशीनरी कितनी है। इन सब से आपको पता चलेगा कि वो उद्योग की स्थिति कैसी है। तो इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कैश रिसिप्ट से संबंधित समस्त ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि जब आप कैश में लेन देन करते हैं तो उसको कौन सी बुक में आप उसे सेव करते हैं, तो इसे आप सेव करेंगे कैश बुक में। यानी कि जो भी आप कैश का लेन देन करते हैं उसे कैश बुक में सेव किया जाता है। उसके अलावा अगर चेक से आप पेमेंट कर रहे हैं या ले रहे हैं या फिर किसी और तरीके से ले रहे हैं तो वो जनरल में या फिर लेजर में सेव होते हैं, जो कि अलग अलग होते हैं। उसके बारे में हम देखेंगे बाद में। फिलहाल जो है, जो आपको पूछा गया है कि जो कैश का जो लेन देन होता है वो कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें विभिन्न अकाउंट हेड्स, डेटा और क्रेडिटर आदि की जानकारी होती है। तो जो आपका लेजर होता है उसके अंदर डेटर मतलब लोन जिसको दिया है, क्रेडिटर मतलब कि जिससे लोन लिया है, अकाउंट हेड्स मतलब कि किस हेड के अंतर्गत, यानी कि वेतन की है या फिर मेंटेनेंस का है या किसके अंतर्गत। तो ये जब जितनी भी जानकारी रहती है ये सब लेज़र में सेव होती है। आपने जैसे कि ITI में पढ़ा होगा, जो आपने टेली सॉफ्टवेयर पढ़ा होगा उसमें आपने ज़रूर जाना होगा कि लेज़र, जनरल और कैश बुक क्या होती है। तो आपको याद रखना है कि डेटर क्रेडिटर जो होता है वो लेज़र में रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या रुपये संबंधी सौदे का लिखित सबूत होता है। यानी कि रुपयों का जो अगर आप सौदा कर रहे हैं तो उसका लिखित सबूत कहाँ पे होता है। तो ये जो होता है आपके वाउचर्स में होता है। कैसे वाउचर्स में होता है, जैसे कि जब भी आप कोई चीज़ का पेमेंट करते हैं या बिल बनाते हैं तो बिल जो होता है वो वाउचर वाली फाइल में से ही निकाला जाता है। यानी कि जो भी आप रुपयों का सौदा कर रहे हैं वो सब किस में जाएगा, आपका वाउचर में। तो अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्युत कार्यशाला में आग बुझाने के लिए क्या उपलब्ध होना चाहिए। तो अगर आप किसी विद्युत कार्यशाला यानी कि कोई इलेक्ट्रॉनिक लैब में काम कर रहे हैं तो आपको आग बुझाने के लिए वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, रेत से बड़ी बाल्टियाँ और जल की व्यवस्था, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। पर आपको हिदायत दी जाती है मेनली कि जब आप विद्युत कार्यशाला में कार्य कर रहे हो तो आपके पास रेत से बड़ी बाल्टियाँ होनी चाहिए, क्योंकि विद्युत अगर इक्विपमेंट में आग लगती है तो आप अगर पानी उस पर डालेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि वो उसमें कुछ फॉल्ट है या फिर और कुछ इशू आ सकता है। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है रेत से बड़ी बाल्टियाँ। लेकिन आपसे पूछा गया कि क्या क्या उपलब्ध होना चाहिए, तो यहाँ पर सभी आएगा। तो इसका आंसर आएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें लगी आग के लिए शीतल जल की बौछार। किसमें अगर आग लगने पर आपको एक शीतल जल की बौछार करने के लिए सबसे बढ़िया रहती है, तो सीधी बात है आपको मिट्टी का तेल तो वहाँ पे छिड़कना नहीं है, क्योंकि आग बढ़ जाएगी। आपको कागज आप डालेंगे तो भी आग बढ़ जाएगी। LPG गैस डालेंगे तो आपका जो है जो आपका जो भी आप जिसमें काम कर रहे हैं वो जल जाएगा। और अगला है आपका बिजली के तार। तो शीतल के इसके लिए जो सबसे बेस्ट रहता है कागज, शीतल जल के लिए। यानी कि अगर कागज में आग लगी है आपको तो आपको सबसे बढ़िया है कि आप उस पर जल डालकर उसे बंद करें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सभी श्रेणियों की आग को बुझाने के लिए निम्न में से किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। यानी कि सभी श्रेणी की आग, वायर की आग हो या किसी गैस की आग हो, कागज जल रहे हैं या फिर किसी तरह के सिस्टम जल रहे हैं, तो उसमें आपको किस तरह का अग्निशामक यंत्र उपयोग किया जाना चाहिए। तो वो है CTC फायर एक्सटिंग्विशर। ये एक तरह का पाउडर होता है और इससे सभी तरह की आग बुझाई जाती है। तो आपको इसे याद रखना है। यह क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 बार पूछा गया है। तो इसे आपको याद रखना है कि जो CTC होता है वो सभी अग्निशामक यंत्र की तरह इसको उपयोग करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्युत टावर या पोल पर कार्य करते समय किसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो अगर आप किसी जो बिजली के जो खंभे होते हैं उस पर अगर आप कार्य कर रहे हैं तो आपको जो सुरक्षा पेटी है, सेफ्टी बेल्ट होता है, जिसकी सहायता से आप पोल पर या खंभे पर लटके हुए रहते हैं, तो उसका प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए कि अगर इनके साथ अगर आपको गलती से झटका भी लगता है तो कम से कम आप जो पोल रहता है इलेक्ट्रिक पोल उससे नीचे न गिरे, इसलिए आपको सेफ्टी बेल्ट वहाँ पर अवश्य प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद संकेतों के रूप में किस चिन्ह में बने होते हैं। तो नीली पृष्ठभूमि पर तो आपने देखा होगा कि जो कंपलसरी चीज़ें होती है, जैसे कि कहीं पर खतरा होता है तो जो उसका साइन होता है वो नीले कलर का बैकग्राउंड होता है उसमें, और उस पर लिखा रहता है कि डेंजर या फिर यहाँ पर आना मना है या फिर बिजली से आप सावधान रहिए। तो जो नीली पृष्ठभूमि होती है और जो उसके साइन होते हैं वो दिखाते हैं कि आपको अनिवार्य रूप से उसे फॉलो करना है। तो इसका आंसर आपका आएगा डी, कंपलसरी।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा कि पीपीई का पूर्ण रूप क्या है। तो पीपीई का पूर्ण रूप है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि खुद को रक्षा के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो पीपीई का फुल फॉर्म है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल याद कर दीजिए, इसे लिख लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि ये आएगा ही आएगा आपके पेपर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 14 वर्ष से ज़्यादा आयु के बच्चों के कार्य करने के निर्धारित समय घंटे कितने हैं। अगर कहीं पर 14 वर्ष से ज़्यादा आयु के बच्चे कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर उन्हें 4.5 घंटे जो निर्धारित समय है इतना ही वो काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकार की तरफ से नियम है कि 4.5 घंटे से ज़्यादा वो कार्य नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1978 के अनुसार अधिनियम लागू होने के बाद कारखाने में प्रत्येक श्रमिकों के काम करने के लिए कम से कम कितने घन मीटर जगह होनी चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि किसी कारखाने में कितने एरिया में कितने व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। तो आपसे यही पूछा गया कि श्रमिकों को कार्य करने के लिए एक श्रमिक के लिए कितनी जगह होनी चाहिए। तो इसका आंसर है 9 मीटर, यानी कि कम से कम 9 मीटर की स्पेस होनी चाहिए कार्य करने के लिए। अच्छा क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, CIRM का अर्थ। तो CIRM का अर्थ है सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशनल मशीनरी। अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। ये जो एक गवर्नमेंट की तरफ से ही एक ये जो वर्ड है ये दिया गया है, CIRM, सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशनल मशीनरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी राजकीय बीमा निगम का प्रधान कार्यालय। तो आपको याद रखना है कि नई दिल्ली में है, कि जो कर्मचारी राजकीय बीमा निगम है उसका जो मुख्य कार्यालय वो है नई दिल्ली में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 किन किन कार्य क्षेत्र में लागू किया गया है। तो जो मजदूरी भुगतान अधिनियम है वो सभी रेलवे हो या कारखाने या उद्योग या फर्म या छोटा मोटे कारखाने, सभी जगह ये जो है नियम लागू होते हैं कि उन्हें कितनी मिनिमम मजदूरी देना चाहिए, कितने घंटे से ज़्यादा कार्य नहीं करना है। तो ये अधिनियम को याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछा जाता है कि मजदूरी भुगतान अधिनियम किस वर्ष में आया है, जो कि 1936 में लागू हुआ है। तो इसका आंसर आएगा आपका डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ। तो जो न्यूनतम मजदूरी का जो अधिनियम है वो 1948 में पारित किया गया है, और जो सबसे फर्स्ट टाइम जो आया था वो है 1936 में। उसमें सिर्फ भुगतान के बारे में बताया गया, और 1948 में न्यूनतम मजदूरी कितनी मिलनी चाहिए, कारखाने को कितनी न्यूनतम मजदूरी देनी पड़ेगी, उसके बारे में 1948 में अधिनियम आया। तो इसे याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय कारखाना अधिनियम में व्यवस्था है कि किसी कारखाने में एक महिला कामगार निम्नलिखित समय के बीच काम कर सकती है। तो जो रात नाइट शिफ्ट में कभी भी महिला को कार्य करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल परमिशन नहीं है। उन्हें जो है सुबह 6 से शाम 7 बजे के बीच में ही किसी भी कारखाने में महिला कार्यकर्ता को काम करना पड़ेगा। इसके बाद या इससे पहले कोई भी कारखाना उन्हें काम करने के लिए नहीं बुला सकता है। ये गवर्नमेंट का रूल है, तो इसे आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ILO का मतलब क्या है। ILO स्टैंड्स फॉर, तो ILO का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि मजदूरों के अधिकार या फिर जो भी लेबर वर्क होते हैं उनको मजदूरी को लेकर, सुरक्षा को लेकर नियम कानून बनाती है। तो इसे आपको याद रखना है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपको पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था और इस साल भी आने की संभावना है कि फिशबोन चार्ट किससे प्रदर्शित करता है। जो फिशबोन चार्ट है वो कारण एवं प्रभाव डायग्राम को दिखाता है, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को ये फिशबोन चार्ट दिखाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, PDCA साइकिल में P का संक्षिप्त अर्थ। तो PDCA में P का जो संक्षिप्त अर्थ है वो है प्रोसेस। P का मतलब होता है यहाँ पे प्रोसेस, D का मतलब डेवलपमेंट, C का मतलब कोऑपरेशन, A मतलब एक्ट। तो इसे याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, QMS का संक्षिप्त रूप। तो QMS का संक्षिप्त रूप है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि किस तरह की क्वालिटी आपको मैनेज करनी है किसी भी कारखाने में, तो उसके लिए एक छोटा फॉर्म दिया है QMS, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वालिटी टूल्स कितने प्रकार के हैं। तो पॉपुलर क्वालिटी टूल्स यहाँ पर 7 प्रकार के हैं, आपको याद रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शब्द वेस्ट के लिए निम्न के लिए क्या नाम प्रयुक्त किया जाता है। तो जो शब्द वेस्ट होता है उसके लिए मूडा जो होता है एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग अनडेवलपमेंट अननेसेसरी डेवलपमेंट ऑफ एक्ट, इसे कुछ कहा जाता है मूडा को।
जो कि वेस्ट के लिए प्रयुक्त होता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है 3 से 4 बार। इसे याद रखना है कि जो MUDA है वो जो है वेस्ट के लिए यूज होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ISO सर्टिफाइड स्टैंडर्ड नहीं है? तो जो 9001 है, 9002, 9003 ये सब ISO सर्टिफाइड स्टैंडर्ड है। ये जो 9010 है ये ISO सर्टिफाइड स्टैंडर्ड नहीं है। इसे याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या क्वालिटी की विशेषता नहीं है? तो जो क्वालिटी ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस यानी कि असहजता की जो क्वालिटी होती है ये क्वालिटी की विशेषता नहीं है। कंट्रोल हो गया, डिज़ाइन हो गया, एश्योरेंस हो गया, ये सब उसकी विशेषताएं होती है क्वालिटी की। और नॉन कन्फॉर्मेंस जो होता है वो उसकी विशेषता नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुणवत्ता को मापने के लिए कौन सा सूत्र सही है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी आने की संभावना है। इसे बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि जो फार्मूला है क्वालिटी नापने का वो है Q बराबर P/Q, यानी कि क्वालिटी बराबर परफॉर्मेंस बटे ऑपरेशनल। इसे याद कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से क्वालिटी सर्कल में इस्तेमाल होने वाला बेसिक टूल नहीं है? तो ये जो टॉर्क रेंच होता है, जो टॉर्क रेंच होता है ये एक तरह का टूल है। और ये जो चेक शीट, पेट्रो चार्ट, हिस्टोग्राम ये एक तरह के प्रारूप है, फॉर्मेट है, यानी कि ये कागजी चीज़ें हैं। और ये एक टॉर्क रेंच मतलब एक लोहे की चीज़ है, तो ये टूल में अंदर नहीं आएगा। क्वालिटी सर्कल में इस्तेमाल होने वाला बेसिक टूल नहीं है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द PDCA का मतलब क्या होता है? तो PDCA का मतलब यहाँ पे होता है P मतलब प्लान, D मतलब डू, C मतलब चेक, A मतलब एक्ट। प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, यानी कि पहले प्लान करो, फिर चेक करो और फिर उसको लागू करो। तो इसका मतलब होता है PDCA। अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुणवत्ता उपकरणों में हिस्टोग्राम का मतलब क्या होता है? तो हिस्टोग्राम का मतलब होता है कि आपने चीज़ों को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसका शेप किस साइज का है, किस आकार का है, जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसे हिस्टोग्राम कहते हैं। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन ISO 9001 रजिस्ट्रेशन? यानी कि जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है इस ISO के अंतर्गत। तो उसमें जो लास्ट स्टेप है वो कौन सी है? तो जो सबसे लास्ट स्टेप है वो है गवर्नमेंट के द्वारा उसे सर्टिफिकेट देना, यानी कि जो सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट, ये सबसे लास्ट स्टेप रहती है। इसे याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज सेरी स्टैंड फॉर? ये पिछले साल एग्जाम में आ गया था। सेरी का मतलब क्या होता है? तो आपको याद रखना है, सेरी मतलब होता है शॉर्टिंग आउट, यानी कि चीज़ों को जमाना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक व्यावसायिक ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सुरक्षा से संबंधित नहीं है? तो जो आपको ये पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो सुरक्षा या हेल्थ के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो सुरक्षा है वो आता है, स्वास्थ्य भी आएगा, सेवा भी आएगा, वेतन नहीं आएगा, क्योंकि वेतन का हेल्थ और सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इसका आंसर आएगा आपका D, सैलरी, वेतन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अधिनियम की कौन सी योजना श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को प्रदान करती है? तो जो जो गवर्नमेंट ने जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए स्वास्थ्य बीमा के लिए एक अधिनियम एक्ट बनाया था, जिसे कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कहा जाता है। तो इसे आपको याद रखना है कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य के बीमा के लिए गवर्नमेंट द्वारा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट बनाया गया था 1948 में, 1948 में। तो इसे आपको याद रखना है। और हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कारखाने में कैंटीन की व्यवस्था की जानी चाहिए यदि श्रमिक कितने से अधिक हो? यानी कि किसी कारखाने में अगर 250 या 250 से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं, मजदूर काम करते हैं, तो वहाँ पर कैंटीन की व्यवस्था की जानी चाहिए उनके खाने के लिए। तो आपको इसे याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आएगा वो है B, 250। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो हमारा अगला जो वीडियो रहेगा वो आपको कोपा के बाद क्या करना है और इसके संबंध में होगा। और इसके संबंध में मैंने काफ़ी अच्छे से इसमें मेहनत करके तैयार किया हुआ है, और इसमें कोई भी डाउट होता है आप इससे बिल्कुल इसमें पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और उससे बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, ताकि जो भी मैं कुछ नया अपलोड करूँ, जो भी जानकारी दूँ, आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।